Hello students, my name is Jayvardhan Gaur and welcome to Vardhan sir. क्लास 12th और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपना चैप्टर 1 डेट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कंप्लीट कर चुके हैं एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे पहले हम एक टर्म को समझ लेते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। 1969 में आर एच विटेकर ने एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी जिसमें उसने सारे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड करके रख दिया, जैसे कि मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। प्लांटी किंगडम में उसने सारे प्लांट्स को रखा जिसमें कि 5 तरीके के प्लांट होते हैं, 5 डिवीजन ऑफ प्लांट्स डेट इज एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। उसमें से जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनका करेक्टर है फ्लावर, मींस ऐसे प्लांट जिस पर फ्लावर आता है वो किस कैटेगरी में आते हैं, एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म्स को ही फ्लावरिंग प्लांट्स बोला जाता है। और हम जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे किनके ऊपर पढ़ेंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर, मींस एंजियोस्पर्म्स के ऊपर। आओ समझते हैं कि एक सीड से पूरा प्लांट कैसे बनता है। सीड सीड के अंदर मेनली दो चीजें होती हैं जैसे एम्ब्रियो एंड रिजर्व फूड मटेरियल। क्या सीड एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है या एक सीड एक लिविंग थिंग है? यस, सीड लिविंग थिंग होती है, बट उसके अंदर जो लिविंग रिएक्शन चलती है, मींस मेटाबॉलिज्म उसके अंदर जो चलता है वो बहुत स्लो होता है क्योंकि उसमें अमाउंट ऑफ वाटर बहुत कम है, इसलिए सीड हार्ड होता है। सीड कभी भी जर्मिनेट नहीं करता हमारी जेब में रखा हुआ या कहीं पे स्टोरेज में रखा हुआ, क्योंकि उसको अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए जर्मिनेट करने के लिए। तो सीड जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, इसको हम सॉइल में सो करते हैं, बोते हैं, जिससे कि इसके अंदर इम्बाइबिशन प्रोसेस के थ्रू, किस प्रोसेस के थ्रू पूछा जाता है नीट में कि सीड के अंदर जो वाटर एब्जॉर्ब और एब्जॉर्ब होता है वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है, इम्बाइबिशन। तो सबसे पहले जो वाटर है इसकी सरफेस पे आता है और इसके अंदर जाना स्टार्ट कर देता है। सरफेस पे आना मतलब एड्सॉर्प्शन और अंदर जाता है तो एब्जॉर्प्शन। और वो एम्ब्रियो इस वाटर को लेके अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हाई कर लेता है, और जब उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हाई होती है तो उसके अंदर से, सीड के अंदर से एक चीज निकलती है, फर्स्ट जो है रेडिकल। रेडिकल ये जियोट्रॉपिक होता है, मींस अर्थ की डायरेक्शन में जाता है, और फोटोनेस्टी होता है, मींस अपोजिट टू लाइट। लाइट के अपोजिट जाता है यानी कि अर्थ के अंदर। जैसे कि हम देख रहे हैं रेडिकल अर्थ की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। ये रेडिकल आगे जाके क्या बनाएगा, रूट बनाएगा। फिर इसके बाद निकलता है शूट वाला पार्ट, मींस प्लूम्यूल निकलता है। प्लूम्यूल जो निकलता है, शूट वाला पार्ट, वो ग्राउंड लेवल के ऊपर जाके निकलेगा थोड़ा। जो ग्राउंड लेवल के ऊपर जाके निकलता है शूट वाला पार्ट, तो उसको हम कहते हैं एपिजियल जर्मिनेशन। बाद में पढ़ेंगे इस वाली चीज को। तो रूट कौन बनाता है, रेडिकल वाला पार्ट, और शूट कौन बनाता है, प्लूम्यूल वाला पार्ट। जो ग्राउंड लेवल के ऊपर है वो शूट है, जो ग्राउंड लेवल के नीचे है वो रूट है। शूट पे हम देख रहे हैं कुछ लीव्स, ये कॉटलिडन। क्या है कॉटलिडन? क्या होता है कॉटलिडन? कॉटलिडन्स आर द फर्स्ट लीफ। किसी भी एंजियोस्पर्म में सबसे पहले जो लीफ होती है, इनिशियल अमाउंट, जो फोटोसिंथेसिस करेगी, प्लांट को जो एनर्जी प्रोवाइड करेगी फोटोसिंथेसिस से, तो वो कौन सी होती है लीफ? प्राइमरी लीफ होती है कॉटलिडन। सबसे पहले इनको एम्ब्रियोनिक लीफ भी कहा जाता है। तो नीट में क्वेश्चन अगर आए कॉटलिडन्स क्या है, तो फर्स्ट एम्ब्रियोनिक लीफ है जो क्या करती है, फूड प्रिपेयर करती है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। अच्छा, पहले फूड कहाँ से था, इसके पास इतनी सारी एनर्जी कहाँ से आई? इसके अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल था उसके थ्रू। ओके, अब ये जो प्लांट, ये जो सीडलिंग था, ये सीडलिंग प्लांट की फॉर्म में आगे बढ़ेगा, डेवलपमेंट होगा इसका। तो जब ये सीडलिंग प्लांट की फॉर्म में आगे बढ़ता है तो इसके एक स्टेम होती है जो शूट का पार्ट है। शूट के पार्ट क्या है, स्टेम, लीफ। तो ये जो शूट पर जो स्टेम है, ये जो स्टेम है इस पर नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं। नोड्स वहां पर इंटर कैलरी मेरिस्टेम होती है, जिससे कि वहां पे ब्रांचेस आती हैं, लीव्स आती हैं। ओके, तो ये एक बैम्बू प्लांट है जिस पर मैंने दिखा रखा है कि ये एक इंटर कैलरी मेरिस्टेम है, मतलब यहाँ पर क्या है, नोड है। तो ये बैम्बू प्लांट के नोड्स हैं, और दो नोड्स के बीच का जो रीजन है इसको क्या बोलते हैं, इंटरनोड। तो फ्लावर क्या है? फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है, मींस शूट का ही एक मॉडिफिकेशन है। जैसे कि स्टेम है, लीफ है, वैसे ही फ्लावर है। बट फ्लावर एक मॉडिफाइड स्टेम भी है और एक मॉडिफाइड लीफ भी है। समझते हैं कैसे। मान मान लीजिए कि ये कोई स्टेम है और स्टेम के ऊपर एक फ्लोरिजन हार्मोन आता है जो कि इसको मॉडिफाई कर देता है। किसमें? एक
स्टेम को मॉडिफाई कर देता है नोड्स और इंटरनोड्स में। तो जो फ्लावर के जो ये स्वेलन वाला पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, रिसेप्टेकल, इसको बोलते हैं रिसेप्टेकल। और ये क्या है, एक मॉडिफाइड स्टेम है। इस रिसेप्टेकल पे बहुत सारे नोड्स होते हैं, कितने, 4, फर्स्ट नोड, सेकंड नोड, थर्ड नोड एंड फोर्थ नोड। इन नोड्स के बीच में होते हैं इंटरनोड्स। फर्स्ट नोड क्या बनाएगा आगे चल के, कैलिक्स बनाएगा, सेकंड नोड कोरोला बनाएगा, थर्ड नोड एंड्रोशियम बनाएगा एंड फोर्थ नोड गायनोशियम बनाएगा। तो जो ये है गाइनोशियम, एंड्रोशियम, कोरोला एंड कैलिक्स, ये सब मॉडिफाइड लीफ है, क्योंकि एक नोड से क्या निकलती है, लीफ निकलती है। तो एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कोरोला और कैलिक्स मॉडिफाइड लीफ है, जबकि रिसेप्टेकल क्या है, एक मॉडिफाइड स्टेम है। और ये किसकी वजह से हुआ मॉडिफिकेशन, एक फ्लोरिजन हार्मोन की वजह से हुआ। और इसके अंदर ये जो इंटरनोड्स हैं ये कितने हैं, नंबर में 3 हैं, 1 2 3। अगर ये इंटरनोड इलोंगेट हो जाते हैं तो क्या होता है, मींस इंटरनोड की लेंथ अगर बढ़ जाती है, अगर कैलिक्स और कोरला के बीच का ये इंटरनोड इंक्रीज हो गया लेंथ में, तो कंडीशन आ जाती है एंथोफोर की। टर्म क्या देते हैं, एंथोफोर। अगर कोरोला और एंड्रोशियम के बीच का इंटरनोड इंक्रीज हो जाता है लेंथ में, तो टर्म देते हैं एंड्रोफोर। और अगर एंड्रोशियम और गाइनोशियम का बीच की लेंथ बढ़ जाती है तो टर्म आती है गाइनोफोर। अगर मान लो एक ही फ्लावर में एंडोफोर भी है और गाइनोफोर भी है, तो उसको फिर हम कह देते हैं गाइनेंड्रोफोर। तो फ्लावर के जो ये जो मॉडिफाइड लीव्स हैं, जैसे कि ये कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, तो ये तो वेजिटेटिव लीफ होती हैं, कौन सी, कैलिक्स एंड कोरोला। फिर बाकी जो दोनों हैं एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ये रिप्रोडक्टिव मॉडिफाइड लीफ होती हैं। ये वेजिटेटिव मॉडिफाइड लीफ है कैलिक्स एंड कोरोला, और ये रिप्रोडक्टिव मॉडिफाइड लीफ है एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम जो रिप्रेजेंट करता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, एंड गाइनोशियम रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। अब अंतर क्या है कैलिक्स और सेपल में, कोरोला और पेटल में, एंड्रोशियम स्टेमन में एंड कार्पल और गाइनोशियम में। तो ये पूरा जो वर्ल होता है, मतलब पूरा गुच्छा जो होता है कैलिक्स, इसको गुच्छे को कैलिक्स बोलते हैं, और हर एक यूनिट को हम क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। और पूरे गुच्छे को हम, यानी कि पूरे ग्रुप को हम पेटल्स के क्या बोलते हैं, कोरोला, और हर एक यूनिट को पेटल बोलते हैं। ऐसे ही जितने भी स्टेमन है ये क्या है, यूनिट है, और जो टोटल स्टेमन होंगे उनके क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम। और यहाँ पर हमें जैसे कार्पल एक ही दिख रही है, तो यही गाइनोशियम को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये भी क्या है, कार्पल है, और कार्पल को पिस्टिल भी बोलते हैं। Then thalamus is a modified stem and floral leaves is a modified leaves, that is calyx, corolla, androecium and gynoecium. Calyx and corolla are vegetative modified leaves. Androecium and gynoecium are reproductive modified leaves. As you can see, I have also included a note here in Musenda flower. जो मुसेंडा प्लांट का फ्लावर है उसमें क्या होता है कि एक मॉडिफाइड लीफ, जो कि एक सेपल है, वैसे ही पहले से मॉडिफाइड लीफ है, बट सेपल भी एक लीफ की फॉर्म में मॉडिफाई हो जाता है, जो कि बाकी सेपल से अलग दिखाई देता है, ब्राइट कलर का और अट्रैक्टिव कलर दिखाई देता है, ब्राइट और लार्ज लीफ होता है, जिससे कि इंसेक्ट्स को अपने आसपास जो जा रहे होते हैं अट्रैक्ट कर सके, दूर से अट्रैक्ट कर सके, ताकि इसके पास इंसेक्ट आए और पॉलिनेशन करने में इसका हेल्प करे। इंसेक्ट को ये अट्रैक्टिव लगता है इसलिए इसके पास आते हैं, और इसीलिए एक एडवर्टाइजिंग फ्लैग इसको टर्म दी गई है, जो कि कभी कभी पूछ लेते हैं एडवर्टाइजिंग फ्लैग किसके अंदर बनता है, तो मुसंडा फ्लावर के अंदर ये होता है। मोनोकार्पिक प्लांट्स आर द प्लांट्स इन विच फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग टेक्स प्लेस ओनली वंस इन इट्स लाइफ स्पैन। ऐसे प्लांट जिसमें बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग हो और एक ही बार फ्रूटिंग हो और उसकी डेथ हो जाए, ऐसे प्लांट्स को कहते हैं हम मोनोकार्पिक प्लांट्स। एग्जाम्पल एनुअल एंड बाइनल प्लांट्स। पॉलीकार्पिक प्लांट्स आर द प्लांट्स इन विच फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग टेक्स प्लेस मैनी टाइम्स इन देयर लाइफ स्पैन। ऐसे प्लांट जिसमें बर्थ से लेके डेथ के बीच में बहुत, यानी कि काफी बार उनके अंदर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो जाती है, ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं पेरिनियल प्लांट्स। पेरिनियल प्लांट्स का एक एक्सेप्शन है बैम्बू प्लांट। बैम्बू प्लांट में हमने देखा था 50 से 100 साल तक जिंदा रहता है, और सिर्फ एक बार ही इसमें फ्लावरिंग होती है और फ्रूटिंग होती है, फिर इनकी डेथ हो जाती है। एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल प्लांट्स। एनुअल प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनमें जर्मिनेशन, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सीड बनना
और डेथ हो जाना सिर्फ एक ग्रोइंग सीजन में हो जाता है, मतलब एक साल में ये सारे काम हो जाते हैं, जैसे कि राइस और बीट के प्लांट। बाइनियल प्लांट को यही चीज करने में 2 साल लग जाते हैं, मीन्स 2 ग्रोइंग सीजन। एक ग्रोइंग सीजन में तो उसकी वेजिटेटिव फेज पूरी होगी, मीन्स लीफ और स्टेम बनना, और बाकी दूसरी ग्रोइंग सीजन में उसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ पूरी होगी, फ्लावर और फ्रूटिंग होना और सीड बनना। देन पेरिनियल प्लांट्स। पेरिनियल प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी लाइफ स्पेन बहुत लंबी होती है और उसके अंदर काफी लाइफ साइकिल पूरी हो जाती है, मीन्स बार बार उनके अंदर फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती रहती है, जैसे मैंगो ट्री, पीपल ट्री, बेनियान ट्री। इनकी लाइफ स्पेन क्या होती है, काफी बड़ी होती है, जिसके अंदर बार बार फ्लावर्स बनते हैं और काफी टाइम बाद जाके इनकी नेचुरल डेथ हो जाती है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड स्टे कनेक्टेड टू वॉच मोर वीडियो लाइक दिस। थैंक यू।